वेब स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इस चैप्टर में देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हमारे लिए। इसमें हम चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव क्या है, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग के काम क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार से होता है, ये सारी कहानियाँ हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर पहले नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी जनसंख्या में जनता की राय लेने के लिए हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं। और अगर हम ये देखें कि जैसे कि लोकतंत्र में आपको पता है कि चुनाव जो होंगे, जनता अपनी मर्ज़ी से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसमें भी चुनाव करवाने पड़ते हैं। क्योंकि अब हर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली पर्सनली जाके हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई तुम किसे वोट दोगे, तुम किसे वोट दोगे, तुम किसे, तो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोसेस कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्या करा जाता है कि एक जगह चुनाव करवाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि ईवीएम, अब तो ईवीएम मशीनों से होता है, पहले पेटी प्रणाली थी, तो ईवीएम मशीन में सभी कैंडिडेट आगे होते हैं। अपने जौन सा कैंडिडेट तुम्हें पसंद है तुम उसके आगे का बटन दबा के उसे चुन सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को पसंद करता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये सारी कहानी है, इसे हम ना ध्यान देते हुए अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सिंपल से शब्दों में लिखा है मैंने, आपको याद हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव संभव है? हाँ भाई, बिल्कुल संभव है। क्योंकि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता क्या वहाँ चुनाव नहीं होते हैं? ऐसा नहीं होगा, चुनाव तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तीसरा प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन कौन करता है? हाँ, आप देखते होगे, आपको पता होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक संख्या होती है विधानसभा क्षेत्र, 1 2 3 4 50 कुछ भी नंबर हो सकता है। फिर उस क्षेत्र में जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र है, तो और 31 नंबर पे है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आ जाएंगे? क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे एरिया आ जाते हैं, कई सारी कॉलोनियाँ आ जाती हैं, कई सारी जगह आ जाती हैं। तो ये सारा जो सीमांकन है, ये सीमांकन किसने किया? हमें कैसे पता लगा कि हमारा ये क्षेत्र है? ये सारा काम इसने करा है, परिसीमन आयोग ने। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमांकन होता है वो परिसीमन आयोग करता है। उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि इतने एरिए इस विधानसभा क्षेत्र में, इतने एरिए इस विधानसभा क्षेत्र में, इतने सभी एरियो को मिला के एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है और राज्यसभा, ये सारा मतलब सीमांकन वगैरह जो है इनके हाथ में है। तो मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता से यह काम करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है और इसका मुख्य कार्य संपूर्ण राष्ट्र में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा खींचना है। तो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ सिंपल सी भाषा में कि परिसीमन जो आयोग होता है वो चुनाव आयोग की सहायता से, मदद से यह काम करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। यानी एक स्वतंत्र संस्था है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। चुनाव आयोग की मदद से ये अपना काम करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? परिसीमन आयोग का गठन करता है, परिसीमन आयोग को बनाता है। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि राष्ट्र के अंदर निर्वाचन क्षेत्र खींचने हैं। यानी कि ये जो मैंने शुरू में बताया था कि मुझे कैसे पता लगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र क्या है, मुझे कैसे पता लगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं, इन सभी का सीमांकन किसने करा? परिसीमन आयोग ने करा। तो ये बहुत ईजी था टॉपिक, ये हो गया। चौथा प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मेन जो चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचक आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति करता है और कैबिनेट की सहायता से करता है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सहायता से करता है, उसकी सलाह पे करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडल से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, इसे पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं। ये हमारे देश के लिए एक अभिशाप कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिस्टम अंग्रेज लेके आए थे। उन्होंने मुसलमानों को इस सिस्टम से भड़काने की कोशिश करी थी 1909, 1919 आगे इन सभी सनों में। लेकिन अगर ये हमारे संविधान में इन सारी चीज़ों को लागू नहीं किया गया, हमारे यहाँ पे अनुपात के आधार पे बांट दिया गया है कि देखा जाएगा कि किस जगह पे कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है या किस जगह पे हमें कौन सी सीट को एससी में रखना है, कौन सी सीट को एसटी में रखना है, या किस सीट को महिला में रिजर्व करना है।
इस आधार पे किया जाता है, तो वो इस पृथक निर्वाचक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आगे मैं देखता हूँ, क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने बनाया इसमें से अभी। तो क्वेश्चन ये है कि चुनाव आयोग के काम क्या है। चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, कई नाम से जाना जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे नाम है इसके। तो नाम पे मत जाओ, सीधा ये देखो इनके काम क्या है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन मेरा इसके मैंने टू द पॉइंट लिखे हैं, आपको जवाब बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करना है, यानी जो वोटर लिस्ट होती है, आप देखते होंगे आपकी वोटर लिस्ट होती है, उसमें नाम होता है लोगों का दर्ज। जो 18 साल की उम्र का हो जाता है और अपना नाम दर्ज करवाता है, उसका नाम मतदाता सूची में आ जाता है। तो ये मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो ये मतदाता सूची यही तैयार करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, कि ये जो चुनाव होता है इसको स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से करवाने का काम भी इसी का है। तीसरा पॉइंट है कि चुनाव की तिथि घोषित करना। जब चुनाव की तिथि यानी डेट आती है, कैसे पता लगता है हमें, तो चुनाव आयोग ही तो उसकी डेट की घोषणा करता है। चुनाव आयोग घोषित कर देता है कि इस डेट को चुनाव है, वोटिंग होगी, और यही चीज़ ये निर्धारित करता है कि आचार संहिता लागू करता है कि जिस दिन डेट की घोषणा हो जाती है उसके नेक्स्ट डे से आचार संहिता लग जाती है, यानी कुछ विशेष कानून लग जाते हैं और उसके तहत कुछ बैन वगैरह लगा दिए जाते हैं। आचार संहिता मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आचार संहिता का अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगला टॉपिक है कि मतदान की तिथि की घोषणा करता है, फिर उसके बाद मतगणना की तिथि करता है कि किस तारीख को चुनाव होंगे, किस तारीख को वोटों की गिनती होगी और किस तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये सारा जो काम है ये कौन करता है, ये चुनाव आयोग करता है। इसके बाद अगर मैं आगे देखूँ तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर चुनाव को स्थगित करना। हाँ, अगर इसे लगता है कि कहीं धांधली हो गई है या कहीं गलत तरीके से चुनाव हो रहा है या कोई समस्या सामने आ जाती है तो ये उसको स्थगित कर सकता है, यानी उस पर रोक लगा सकता है। अगला है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हाँ, हम पढ़ते हैं ये राजनीतिक दलों के बारे में कि ये क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय दल है, ये बड़े लेवल का दल है, या जो भी है, इन सब के बारे में इनको मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्ह वितरित करना। हाँ, ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो इस तरीके से ये जो अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते हैं ये भी इनको चुनाव आयोग से मिलते हैं। अगला टॉपिक है कि राजनीतिक पार्टियों को राज्य स्तर तथा केंद्रीय स्तर पर बांटना, वर्गीकरण करना। कि हम देखते हैं कि कुछ पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी अभी उभरी है बनकर, तो ये एक क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां तो कांग्रेस बीजेपी हैं। तो ये सब कैसे क्षेत्रीय स्तर की है, कौन सी राष्ट्रीय स्तर की है, इनकी मान्यता निर्धारित करना काम किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। अगला है कि गलत जानकारी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन को अयोग्य घोषित करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जब उनसे एफिडेविट भरवाया जाता है तो वो गलत जानकारी दे देते हैं अपने बारे में, अपनी संपत्ति को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर जानबूझकर अपनी पढ़ाई। ऐसे कई केस आए हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि कोई फलाना नेता है और वो क्या करता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसने ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, दुनिया भर की चीज़ें, और बाद में पता लगता है कि भाई वो तो इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, उसकी फर्जी डिग्री थी, फर्जी ये था। ऐसे में चुनाव आयोग क्या करता है, उसको अयोग्य घोषित करके उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। तो ये सारे काम जो होते हैं इन सब के लिए क्या है, चुनाव आयोग करता है। इसके बाद एक चीज़ और ये है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि निर्वाचन आयोग की मदद के लिए हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है जो निर्वाचक आयोग यानी चुनाव आयोग की मदद करता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला मेरा टॉपिक है कि चुनाव सुधार के लिए क्या कार्य करने चाहिए, कि चुनाव जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उसमें बहुत कमियां होती हैं दोस्तों, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं पहला पॉइंट बताता हूँ आपको कि चुनावी खर्च के लिए सीमा निर्धारित करें कि इतना पैसा ही इस चुनाव में खर्च हो सकेगा। हालांकि ऐसा कानून है लेकिन फिर भी क्या होता है, इस कानून का उल्लंघन किया जाता है खुलेआम। दूसरा है अपराधियों को चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया जाता है। अगर किसी ने कोई अपराध किया हो, कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हो तो उसको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि चुनाव प्रचार में धर्म और जाति के आधार पर प्रचार न करना, कि दिल्ली जैसे राज्यों में तो कम, दिल्ली जैसी राजधानी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो यूपी बिहार ऐसे जो स्टेट होते हैं, इनकी स्टेट के चुनाव में क्या होता है, यहाँ पे जाति का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगना बिल्कुल गलत संदेश पहुंचाता है और ये एक गंदी राजनीति कह सकते हैं कि हमें धर्म और जाति से बांट कर
नहीं ऐसे करना चाहिए। इसके बाद है कि चुनाव प्रचार में पैसा, हाँ पैसे बांटे जाते हैं रातों रात, शराब बांटी जाती है या कोई कीमती वस्तु बांटी जाती है, कंबल और दुनिया भर की चीज़ें, लालच दिया जाता है उनको, मतलब रिझाया जाता है कि वोट हमको दो। तो ये जो दोस्तों ये जो तरीका है ये बहुत गलत है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि चुनाव प्रचार में ये पढ़ दिया मैंने। इसके बाद है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, कि महिलाओं को भी चुनाव प्रचार में आना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, उनकी सीटें रिजर्व करनी चाहिए। इसके बाद आगे है कि राजनीतिक अपराधीकरण पर रोक होना चाहिए, कि जो नेता बन जाता है उसके बाद वो क्राइम करने लग जाता है और ज़्यादा खुले तौर पे, क्योंकि अब वो सत्ता में भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला है कि आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। जिस दिन चुनाव की डेट की घोषणा होती है उसके बाद से ये आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आचार संहिता कुछ ऐसे विशेष कानून होते हैं जो कि चुनाव हो उस तिथि की घोषणा से जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक के लिए लागू होते हैं। और आचार संहिता में बहुत सारे नियम होते हैं नेताओं के लिए। हालांकि देखा गया है कि नेता हमारे इन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 50 जगह से ऐसी न्यूज़ हमें सुनने में मिलती है कि इस नेता ने आज आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसने यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन किया। सब ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होना तो है नहीं उनका। तो ये जो आचार संहिता है इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको अयोग्य घोषित करके चुनाव लड़ने की परमिशन ही ना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ चुनाव सुधार हैं। और यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि चुनाव आयोग क्या काम करता है, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। हालांकि क्वेश्चन अभी आधे ही हुए हैं इस चैप्टर के, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। जब मुझे टाइम लगेगा मैं आगे क्वेश्चन बना दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आगे के पार्ट भी डाल दूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चों को ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है। और आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके उस सजेशन पे विचार करूंगा और आगे की जो वीडियो है उनमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगा। दोस्तों वीडियो देखने